खबर राजस्थान से, क्योंकि जबरदस्त सियासी हलचल वहां पर है। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर अपनी याचिका वापस ले सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की मंजूरी दी है। स्पीकर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट विस्तृत फैसला दे चुका है। तो बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अब लेकिन देखना यह है कि आगे फैसले को चुनौती देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बीच ये याचिका वापस लेने की खबर हमारे पास आ रही है। संजय शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। संजय, सीपी जोशी जो स्पीकर हैं, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है, क्या मतलब है इसका? जी हाँ, उन्होंने याचिका इसलिए वापस ले ली कि अव्वल तो ये याचिका निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे संवैधानिक बिंदु, ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ तय कर दिए हैं जिस पर उन्होंने पहले कह दिया है कि वो इस पर सुनवाई करेंगे और विस्तार से सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसे निष्प्रभावी हो गई। इसके अलावा राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि वो इस लड़ाई को अब राजनीतिक स्तर पर लड़ना चाहते हैं, कानूनी स्तर पर नहीं। लिहाजा अब लड़ाई इस पर होगी कि 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और सदन के फ्लोर पर, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस, वहां इसका फैसला किया जाए। और ये भी तय किया गया कि सूत्र ये बता रहे हैं कि कोई वित्त विधेयक या कोई अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। उस पर कोई बहस करने के बजाय कोरोना जैसी महामारी पर उस पर बात की जाएगी, जिससे पार्टी को और सरकार को ये भांपना आसान होगा कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, हमारे अंदर कितनी ताकत है। वित्त विधेयक या विश्वास प्रस्ताव आए तो उस पर तुरंत फैसला हो जाएगा, सरकार को गिरना हो गिर जाएगी, रहना हो रह जाएगी। लेकिन ये ऐसा करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसी ठक ठक करेंगे जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लिहाजा इनका काम हो जाए। और ऐसे भी संविधान के जानकार जो हमने कई सारे सीनियर एडवोकेट से बात की, उनका कहना कि गवर्नर के पास बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि अगर मंत्रिमंडल ये पास कर दे कि उन्हें सत्र बुलाना है तो उसको रोकने के लिए उनके पास बहुत कम अधिकार होते हैं। लिहाजा ऐसे में उनको सत्र बुलाना ही पड़ेगा और सत्र बुलाने के बाद ये कोशिश करेंगे कि ऐसे राजनीतिक हालात बनाए जाएं जिससे ये पता चल जाए कौन हमारे साथ है कौन नहीं। और अदालत की लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, उतनी सब्र इनके पास नहीं है। जी संजय, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जो ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में अचानक से बदलाव दिखाई दे रहा है, उसका असर आप सड़कों पर भी अब देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर रहे हैं। और इसी बात की जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे कि कानूनी लड़ाई में उलझने की बजाय कांग्रेस को ये लग रहा है कि क्यों ना इस लड़ाई को चाहे विधानसभा में अपने स्तर पर देखा जाए, रणनीति को बदला जाए, लेकिन कानून से हटकर दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए और फिर भांपा जाए कि परिस्थितियां क्या है। तो कहीं पर गिरफ्तारियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो कहीं पर धरना भी दिया जा रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प तस्वीर ये दिखाई देती है कि खुद अशोक गहलोत ने ये बयान दिया कि अगर परिस्थितियां नहीं सुधरती तो राजभवन का घेराव हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर राजस्थान में राजभवन का घेराव किया तो परिस्थितियां इतनी ना बिगड़ जाए कि राष्ट्रपति शासन तक बढ़ जाए, और इसीलिए दूसरे सूबों में, दूसरे राज्यों में राजभवन का घेराव या सड़कों पर घेराव हो रहा है। इस बीच सियासी घमासान भी जारी है, वार पलटवार कांग्रेस और बीजेपी में लगातार चल रहा है। भारतीय लोकतंत्र के अंदर दो ऐसे वृतांत पिछले 2 सप्ताह में हुए हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, और इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से लोकतंत्र का अपहरण हो गया है और प्रजातंत्र का एक तरीके से कत्ल हमारे देश के अंदर हो रहा है। नेहरू जी के जमाने से लेकर राहुल गांधी के जमाने तक इस देश में लोकतंत्र पर आघात, आपातकाल, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, ये इनकी फितरत रही है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ये कांग्रेस कैंपेन चला है, तो इससे कांग्रेस के पाप धुलने वाले नहीं है। शरद कुमार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी तो यही चाहती है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको ये मौका दे रही थी, और वक्त पर क्या वो सचेत हो गई है या फिर ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीर साफ नहीं हो रही है राजस्थान की और ये अच्छा नहीं है पूरे प्रदेश के लिए।
नेहा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक बड़ी खबर दे दूं आज तक के दर्शकों को कि राज्यपाल ने जो सवाल पूछे हैं उस सवाल में यह कहा है कि आप मीडिया में लगातार कह रहे हैं कि हम विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो विधानसभा का एजेंडा आपने भेजा है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, तो आप इसको साफ साफ बताइए कि आपके एजेंडे में क्या है। राज्यपाल ने कहा है कि एजेंडा जानना ये राज्यपाल का संवैधानिक हक है। तो कुल मिला के ये जो टकराव है वो जारी है। नेहा, दूसरी बात आपने कहा कि कांग्रेस के पास क्या विकल्प है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हम सुनवाई जारी रखेंगे। अब इस राजस्थान हाई कोर्ट में एक बार फिर से सचिन पायलट की याचिका पर कल से सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज वो लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि वो अंतरिम आदेश था जो फौरी तौर पर राहत दी गई थी सचिन पायलट को, पूरी तरह से नहीं दी गई थी। उधर सचिन पायलट ने आज रणनीति बदल ली है। नेहा, आप आज फेसबुक पेज पर उनके जाइए तो पिछले ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी राजस्थान पर दे रहे थे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि राफेल विमान जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लगातार आपको खबरें और अपडेट देते रहते हैं। अब ये राफेल विमान फ्रांस से रवाना हो चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, भारतीय सैन्य शक्ति को और बढ़ाएंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस राफेल विमान के बेड़े में शामिल होने के बाद किस तरीके से भारतीय वायुसेना की सैन्य शक्ति में तब्दीली आती है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये तमाम राफेल विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में होंगे। तो अंबाला एयरफोर्स का जो बेस है वो नया घर होगा इन 5 रफाल विमानों का। फ्रांस से अब ये रवाना हो चुके हैं और इन्हें भारत पहुंचना है। सबसे पहले जो ये 5 रफाल विमान है इनकी तैनाती अंबाला एयरबेस पर होगी और 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर ये उतरेंगे। देश में रफाल की ये पहली स्क्वाड्रन है जो अंबाला में तैयार होगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन को पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन में तैनात करने का प्लान है। अब ये दोनों ही लोकेशंस पर अगर ध्यान दिया जाए, यानी अंबाला और पश्चिम बंगाल, ये अपने आप में बहुत अहम है रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, क्योंकि कोशिश यही कि पाकिस्तान और चीन जो आपके दो ऐसे पड़ोसी हैं जो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, और खासतौर पर चीन के साथ अभी जो हालात चल रहे हैं LAC पर, उसके मद्देनजर ये तैनाती अंबाला एयरबेस पर बहुत अहम है। और अगली स्क्वाड्रन की तैनाती होगी पश्चिम बंगाल के हाशिमोरा एयरफोर्स स्टेशन में। आपको याद होंगी वो तस्वीरें भी जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे और वहां पर शस्त्र पूजन की जो एक रस्म होती है उन्होंने उसको निभाया था। मंजीत नेकी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, जिस समय का इंतजार था बेहद करीब, 29 तारीख को रफाल पहुंच रहे हैं भारत। मीनाक्षी, अभी फ्रांस में जो भारत के मंजिल हैं वो वहां पर उन जहाजों को रवाना करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद करीब 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब वहां से 5 रफाल लड़ाकू विमान, करीब 7 पायलट उस पर मौजूद होंगे। हमारे जो लड़ाकू पायलट हैं वो 7 पायलट 5 रफाल लड़ाकू विमानों के साथ रवाना होंगे और करीब 10 घंटे की ये फ्लाइट होगी फ्रांस से भारत तक, अंबाला तक पहुंचने की। उसमें बीच में एक दिन रुककर रिफ्यूल यानी कि तेल भरा जाएगा जहाजों में, और उसके बाद परसों सुबह 29 तारीख को उम्मीद की जा रही है कि 5 रफाल लड़ाकू विमान अपने पायलट के साथ भारत की धरती पर होंगे। और ये एक अब तक का सबसे बड़ा एक रक्षा सौदा है जिसके दौरान भारत ने फ्रांस से लड़ाकू विमान लिए, जो सबसे आधुनिक इस वक्त दुनिया में लड़ाकू विमान माने जाते हैं। बिल्कुल, और इनकी तैनाती जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होने वाली है। और ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनाती, मंजीत, अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि उत्तर भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है और एक ऐसी रणनीतिक और सामरिक जगह जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर कड़ी नजर रखेगा भारत। बिल्कुल मीनाक्षी, एक सामरिक रणनीति के तहत इनकी तैनाती की जा रही है और सबसे खास बात यह है कि ये जो 5 रफाल लड़ाकू विमान होंगे ये पूरी तरह से जो मिसाइल हैं, हथियार हैं, उनसे लैस होंगे। और अभी इमरजेंसी खरीद के तहत भी चाहे हैमर मिसाइल हो, इसके अलावा जो रफाल के साथ मेट्योर मिसाइल और स्कल्प मिसाइल यानी कि 3 घातक मिसाइलों से ये लड़ाकू विमान लैस होंगे। और उसमें सबसे खास बात है अभी इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत 100 हैमर मिसाइल भी खरीदी गई। इसका मतलब ये है कि ये आते ही
यानी कि 29 तारीख को अंबाला में लैंड होने के बाद चीन से इस वक्त जिस तरह का विवाद लद्दाख में चल रहा है, उस विवाद में का हिस्सा बनेंगे और उस पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो सीधे एक तरह से इस वक्त जो हालात है सरहद पर, उस पर इनकी तैनाती की जाएगी, यानी कि लद्दाख से लेकर अलग अलग इलाकों में, खासतौर से अंबाला एयरबेस, दोनों जो सरहद है भारत की पाकिस्तान से लगने वाली और इसके अलावा चीन से लगने वाली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों सरहद पर ये काम करेंगे। हालांकि आने वाले दिनों में जब पूरे 26 लड़ाकू विमान भारत आ जाएंगे तो उसके बाद 2 स्क्वाड्रन की बनाई जाएंगी मीनाक्षी, जिसमें पहली अंबाला में तैनात होगी और उसके बाद दूसरी जो स्क्वाड्रन वो हाशिमारा यानी कि चीन से लगने वाली जो उत्तर पूर्व की सरहद है वहां पर तैनात की जाएगी। तो ये बहुत आने वाले 2022 तक उम्मीद की जा रही है कि पूरी स्क्वाड्रन जो है लड़ाकू विमान की वो शामिल हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, मगर इस संक्रमण के बीच देश खुद को ढाल रहा है। इसीलिए इस कोरोना काल में अब अनलॉक 3 की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल और जिम्स को खोला जा सकता है। कोरोना ने देश में मचा दी है दहशत। कोरोना का खौफ पसरता जा रहा है। अब तो रोज 48,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,85,000 के पार चला गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना की लड़ाई देश पूरे एहतियात के साथ लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। कोरोना ने यूं तो देश में डर का माहौल बना दिया है, लेकिन इस कोरोना काल में भी धीरे धीरे स्थितियों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। अब चर्चा चल निकली है कि कोरोना की मार के बीच अनलॉक 3 होने वाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कई बातें कही गई हैं। 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ हॉल खोलना चाहते हैं, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि 25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिनेमा हॉल में 2 गज की दूरी और जरूरी एहतियात बरते जाएं। अनलॉक 3 में जिम भी खोले जा सकते हैं। जिम मालिक बहुत दिन से जिम खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जो जून महीने तक चला। 30 जून को अनलॉक 3 के तहत कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों को खोला गया। उसके बाद 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हुआ, जो 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। अब अनलॉक 3 में उम्मीद की जा रही है कि राहत की एक तीसरी किश्त मिलेगी। लेकिन इस राहत की किश्त में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी और जरूरी नियमों का पालन करते रहें। आज तक तो आपकी जिंदगी भगवान भरोसे ही है, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य सेवा इतनी निकम्मी और सड़ गई है कि अस्पताल जाने का मतलब जान जोखिम में डालना है। बिहार के अस्पतालों की बदहाली के बीच हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाते रहे हैं, कुछ जगहों पर असर भी हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तस्वीरें ऐसी हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। वो तड़पता रहा, नर्स डॉक्टर देखते रहे। NMCH देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं भी लेटा दिया जा रहा है।
वो गुहार लगाता रहा, लोग गुजरते रहे। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। 3 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हैं। फर्श पर छटपटाते मरीज की तड़प देखिए। कोई सुन नहीं रहा। कंट्रोल रूम भेजे, कंट्रोल रूम भी गए, किसी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। मदद मांगते परिवार वालों की बेबसी देखिए। हाँ, सबको बोल रहे थे, बोल रहे कि सुबह वाले को आने दीजिए। ये अस्पताल है या कोई यातना गृह है? नहीं, ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहाँ से लाइएगा? है ही नहीं तो आप कहाँ से ला के दीजिएगा? 3 बजे से तो हम यही सुन रहे हैं। यहाँ इलाज के नाम पर धोखा होता है। दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जगह कंप्लेन करके थक चुके हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। 3 बजे से लगातार यही हो रहा है। जहाँ इंतजाम के नाम पर तमाशा होता है। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। इसे अस्पताल कहना गुनाह है। हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो बिहार में सुशासन को भी धिक्कार है। एनएमसीएच का नाम आपने सुना होगा, वही अस्पताल जहां आज तक ने बदहाली के खुलासे किए थे, तो वहां खलबली सी मच गई थी मीनाक्षी। उसी अस्पताल का एक वीडियो सामने आया और इस वायरल वीडियो को देखकर साफ हो जाता है कि अस्पताल को और बिहार सरकार को सबक लेने से कोई वास्ता नहीं। बिहार के अस्पताल इतने बीमार हो गए हैं कि उनका इलाज अब नामुमकिन हो गया है। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। एनएमसीएच देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। इस अस्पताल को अब तक आप पहचान गए होंगे। ये बिहार का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। इसी अस्पताल पर बिहार को महामारी से बचाने का दारोमदार है, लेकिन इस अस्पताल में इंतजाम कब का दम तोड़ चुका है। एनएमसीएच देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। ये 2020 का बिहार है। कहने को तो सुशासन है, लेकिन इस सुशासन में आम इंसान की क्या जगह है, ये आपके सामने है। 3 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हैं। कोई सुन नहीं रहा। कंट्रोल रूम भेजे, कंट्रोल रूम भी गए, किसी का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्या अब भी इसे इंसानों का अस्पताल माना जाए? एक मरीज फर्श पर पड़ा है, तड़प रहा है, जान बचाने की फरियाद कर रहा है, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं। एक अदद बिस्तर देने वाला कोई नहीं। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सभी इसके बगल से गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जगह कंप्लेन करके थक चुके हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। 3 बजे से लगातार यही हो रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर रही होंगी, लेकिन अस्पताल वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन पर पड़ा ये मरीज एक इंसान है। इनकी संवेदनाओं को लकवा मार गया है। इनकी इंसानियत सूख चुकी है। ये बस कहने को नर्स, डॉक्टर हैं। हाँ, सबको बोल रहे थे, बोल रहे कि सुबह वाले को आने दीजिए। सुई नहीं, ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहाँ से लाइएगा? है ही नहीं तो आप कहाँ से ला के दीजिएगा? 3 बजे से तो हम यही सुन रहे हैं। इस अस्पताल की बदहाली की सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है। जरा वार्ड के अंदर चलिए। यहाँ के दृश्य देखकर आप दहल जाएंगे। नीचे फर्श पर मरीज पड़ा है, सुध लेने वाला कोई नहीं। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। इस स्ट्रेचर पर पीपीई किट पहना ये शख्स इसी अस्पताल में काम करता है, लेकिन जब सिस्टम ही सड़ जाए तो क्या स्टाफ, क्या दूसरे मरीज। दम तोड़ चुके एक मरीज के कपड़े कई दिनों से पड़े हैं, हटाने वाला कोई नहीं।
हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इसी अस्पताल की बदइंतजामी की आज तक ने पोल खोली थी, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागते भागते यहां पहुंचे और इंतजाम दुरुस्त करने के दावे करते गए। भी मैं कुछ लोगों से मिला जो 3 दिन से भटक रहे हैं, उनको कहीं अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? कोई शिकायत नहीं है और आप तक पहुंच नहीं रही है सर, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पहुंचाने की। नहीं, मैं इसीलिए आया हूं और सबसे बात किया हूं और सभी लोगों को, जो लोग मरीज हैं जी, उनको समुचित इलाज, उपचार और व्यवस्था यहाँ दी जाती। स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा खोखला साबित हुआ और ये तो होना ही था। नीतीश कुमार की सरकार सालों से सोई रही, स्वास्थ्य सेवा का ढांचा कमजोर होता गया। अब 2 दिनों में चमत्कार की उम्मीद तो बेमानी ही होगी। नीतीश कुमार की आत्ममुग्ध सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और जनता दम तोड़ रही है। पटना में राजेश कुमार झा के साथ सुजीत झा, आज तक। बिहार के बक्सर से कुछ तस्वीरें आई और ये तस्वीर दिखाती और दर्शाती हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का ये इलाका है और वहां पर व्यवस्था किस तरीके से चरमरा रही है। यहाँ के एक अस्पताल में एक नवजात बच्चे ने इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई, लेकिन उससे पहले बच्चे के माता पिता को जो मुश्किलें झेलनी पड़ी वो अपने आप में बड़ा सवाल है। बिहार की राजधानी पटना से महज 135 किलोमीटर दूर ये बिहार के बक्सर का सदर अस्पताल है। बक्सर कोई मामूली इलाका नहीं है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है। जी हां, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जिन पर देश की सेहत का बड़ा जिम्मा है। लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बक्सर के सदर अस्पताल की तस्वीर बताती है कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के इलाके का अस्पताल काफी पहले दम तोड़ चुका है। अब इस तस्वीर की पूरी कहानी सुनिए, सुनकर आपका मन खिन्न हो जाएगा। ये बक्सर के राजपुर के सखुआना गांव के सुमन कुमार हैं, साथ में उनकी पत्नी। इलाके के एक निजी अस्पताल में सुमन की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन नवजात को सांस में तकलीफ थी, लिहाजा शिशु की जान बचाने के लिए दंपति ने 18 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल का रुख किया। आरोप है कि सदर अस्पताल में कागजी खाना पूर्ति में ही इतना कीमती वक्त जाया हो गया, क्योंकि पर्ची बनने के बाद पता चला कि नर्स की शिफ्ट खत्म हो गई और दूसरी नर्स जब तक चार्ज संभालती और डॉक्टर को बुलाती तब तक नवजात की सांसें उखड़ चुकी थी। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ये दंपत्ति नवजात को लेकर बक्सर के सदर अस्पताल में कागज बनवाने के लिए इधर से उधर भटक रहा था। उस वक्त अस्पताल में मौजूद एक शख्स ने ये तस्वीर खींची थी। तस्वीरें वायरल हुई तो जिला अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। सिविल सर्जन और डीडीसी साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जांच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लें। मामला इतना ही नहीं है, आरोप है कि प्रसव के लिए दंपत्ति पहले सदर अस्पताल आया था, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। तब दंपत्ति को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा। अब बिहार के अस्पतालों की बदहाली की एक और कहानी। के गार्ड से लेकर मतलब हर आदमी को आवाज जोड़ते हैं, आपको भी आवाज जोड़ते हैं। मतलब इतनी खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता समय पर अगर उनका इलाज होता, समय पे इलाज रहता है तो सर कुछ नहीं होता उनको। रोते हुए अपना दर्द बता रहे ये पीएमसीएच में खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पतालों की बदहाली और मनमानी ने इन्हें न भरने वाला जख्म दिया है। पीएमसीएच के डॉक्टर रंजीत सिन्हा पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटते रह गए और पत्नी की मौत हो गई। निजी अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो जिम्मेवार है। क्योंकि सरकारी में तो हम गए भी नहीं, मेरे पास उतना समय भी नहीं था। हम तो यही रूबन हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल में ही गए थे। तो ये 2 जगह का तो यही हाल है। इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो रिवाइस को नहीं मिला, तो जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी समय वो लोग बर्बाद कर दिए। कहीं भर्ती के लिए मारामारी, कहीं जांच रिपोर्ट के लिए दर-दर की ठोकर। बिहार का हेल्थ सिस्टम संकट के दौर में धराशायी हो गया है। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक।